नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हमारा एक पड़ोसी देश है श्रीलंका। श्रीलंका अपनी स्वतंत्रता के बाद से सबसे ज्यादा खराब आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है। जी हां, एक बार फिर से सुनिए कि भारत से लगभग एक वर्ष के बाद आजाद होने वाला यह देश, ये एक द्वीप देश, आइलैंड कंट्री, ये अपने सबसे बुरे, सबसे खराब आर्थिक दौर से, आर्थिक हालातों से गुजर रहा है। श्रीलंका की अगर मैं बात करूं तो यहां पर पेट्रोल और डीजल यानी कि ईंधन खत्म हो चुका है। 12 से 14 घंटे के बीच औसतन वहां के बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, किसी भी प्रकार के, किसी भी श्रेणी के शहर, गांव, कुछ भी हो, वहां पर बिजली गुल रहती है। अस्पतालों में सर्जरीज को रोक दिया गया है, ऑपरेशंस को रोक दिया गया है, क्योंकि जरूरी दवाइयां नहीं हैं। इस देश में जीवन रक्षक दवाइयों की कमी हो गई है। अस्पतालों का कामकाज ठप हो गया है। देश पर सबसे बड़ा कर्ज इस समय चढ़ चुका है। सोचिए, जितनी श्रीलंका की जीडीपी है, लगभग उसके बराबर का ही कर्ज श्रीलंका के ऊपर चढ़ चुका है। देश में इस समय बदहाली के बहुत सारे कारण हैं और आज इस वीडियो में उन कुछ कारणों पर बात ही करेंगे। लेकिन एक प्रमुख कारण यह रहा कि दरअसल श्रीलंका ने कभी भी अपने आप को आत्मनिर्भर नहीं बनाया। श्रीलंका कर्ज लेता रहा, श्रीलंका पैसे लेता रहा, लेकिन कभी भी उसका इन्वेस्टमेंट सही प्रकार से नहीं कर पाया, सही दिशाओं में नहीं कर पाया। इसीलिए आज श्रीलंका के एक एक नागरिक आज सड़कों पर है। वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, आक्रोशित है, वेदनाओं से भरा हुआ है, क्योंकि उसकी मूलभूत सुविधाएं पूरी नहीं हो रही। आज वहां के शहरों में स्ट्रीट लाइट्स, स्ट्रीट लैंप्स, सब कुछ बंद हैं। गाड़ियां सड़कों पर नाम मात्र की चल रही हैं। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, बिजली पैदा करने के लिए फ्यूल नहीं है, बेसिक चीजें, बेसिक अनाज नहीं है, अगर है भी तो उसकी कीमतें बहुत ऊपर हैं। मिल्क पाउडर से लेकर दाल, चावल, जो भी वहां के बेसिक अनाज होता है या बेसिक खाने के उत्पाद होते हैं, आइटम्स होते हैं, वस्तु होते हैं, सब कुछ ऐतिहासिक महंगाई के स्तर पर है। उनके दाम आसमान छू रहे हैं। आज श्रीलंका की हालत कैसे हो गई? एक कारण यह रहा कि श्रीलंका की जब मौजूदा सरकार 2019 में जब वो सत्ता में आई थी, तब उसने एक प्रकार से एक लालच दिया और सभी को खुश करने के लिए टैक्स को आधा कर दिया। और इसके बाद हुआ यह कि उनके हालात खराब होने लगे और श्रीलंका का जो राजस्व था वो एक प्रकार से खाली होता रहा। विदेशी मुद्रा भंडार श्रीलंका का लगभग खाली हो चुका है। उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो दूसरे देशों से पेट्रोल, डीजल तक अपने देश में मंगवा सके। तो श्रीलंका की ये जो हालत है, वाकई में इससे भारत को भी सीख लेने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत के ऐसे कई राज्य हैं जो श्रीलंका के बराबर के कर्ज में डूबे हुए हैं। और इसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि अब स्थिति नाजुक हो सकती है, क्योंकि फ्रीबीज जैसी घोषणाएं कई राज्यों में हुई हैं। तो भारत को भी श्रीलंका के मुद्दे से सीख लेने की आवश्यकता है। श्रीलंका में इस समय लोग जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसको देखते हुए वहां पर आपातकाल लग गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, जो कि आपस में भाई हैं, राजपक्षे परिवार वहां पर शासन करता है। एक निकम्मी, निहायती, आप कह सकते हैं कि नाकाबिल वहां पर एक सरकार है, जिसकी गलत नीतियों के कारण भी एक बहुत बुरे हालात वहां पर उत्पन्न हुए। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के आवास के सामने हिंसक प्रदर्शन तक हो रहे हैं। उग्र प्रदर्शनकारी लगातार जो राष्ट्रपति का वहां पर आवास है, उसके बाहर लगे जो बैरिकेड्स हैं, उन तमाम चीजों को तोड़ रहे हैं। वहां पर जो वाहन खड़े हैं
वो उनमें आग लगा रहे हैं। सुरक्षाकर्मी, श्रीलंका की सेना सब उतरी हुई है सड़कों पर सिर्फ अपने ही नागरिकों को रोकने के लिए। आप देखिए ये किस प्रकार से एक बार फिर से श्रीलंका गृह युद्ध की तरफ जा रहा है, क्योंकि श्रीलंका एक बार पहले भी 2 दशकों से ज्यादा समय तक श्रीलंका में गृह युद्ध रहा था और उसके बाद कुछ लगभग 1.5 दशक के लिए श्रीलंका पटरी पर आया था, लेकिन अब फिर से हालात वहां पर नाजुक हो गए हैं। देश में खाने पीने की वस्तुओं का अकाल पड़ा हुआ है। श्रीलंका में चावल 500 से 600 रुपए तक प्रति किलो, फिर से सुन लीजिए, 500 से 600 रुपए तक के प्रति किलो के रेट पर बिक रहा है। मिल्क पाउडर 400 ग्राम का, यानी आधा किलो भी नहीं, 1 किलो भी नहीं, 400 ग्राम का जो दूध का पाउडर है उसकी कीमत 790 रुपए है। 1 किलो चीनी 290 रुपए की हो गई है। फल, सब्जियां, बेसिक चीजें बहुत महंगी हो चुकी हैं। आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा आगे, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, लेकिन मैं राजपक्षे परिवार जो कि इस समय वहां की सियासत पे सबसे ज्यादा दबदबा रखता है, वहां की सियासत पर, वहां के सिंहासन पर काबिज है, कोलंबो की कमान उनके हाथों में है, श्रीलंका की कमान उनके हाथों में है। आप एक बार जरा इनके परिवार का पूरा बैकग्राउंड देखिए, पूरा बायोडेटा देखिए। गोटाबाया राजपक्षे ये राष्ट्रपति हैं। इन्हीं के भाई महिंदा राजपक्षे वो इसी देश के प्रधानमंत्री हैं। बसिल राजपक्षे ये वित्त मंत्री हैं। चमल राजपक्षे ये उप रक्षा मंत्री और सिंचाई मंत्री हैं। और नमल राजपक्षे ये खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं। यानी एक ही परिवार के 5-5 सदस्य महत्वपूर्ण पदों पर तैनात हैं इस छोटी सी आइलैंड कंट्री में, जो भारत के दक्षिण में स्थित है, हमारा पड़ोसी है। इसीलिए दुख होता है कि किस प्रकार से इन लोगों की अदूरदर्शी नीतियों के कारण और चीन के भारी मात्रा में निवेश और प्रभाव के बाद आने के बाद आज ये देश अपने सबसे मुश्किल हालात में फंस गया है। वाकई में स्थिति बहुत नाजुक है। श्रीलंका की अगर हम एक और बात करें दोस्तों, तो यहां पर पर्यटन बहुत ज्यादा ये लोग डिपेंड करते हैं। श्रीलंका के लोग एक कमाई का बहुत बड़ा स्रोत है, बहुत बड़ा जरिया है पर्यटन, टूरिज्म। और हर साल, प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में यहां पर टूरिस्ट आते हैं श्रीलंका, और उस कारण उनसे जो अटैच्ड, जो उनसे जुड़े हुए जो चीजें होती है, जैसे होटल का उद्योग हो या फिर तमाम चीजें जो होती हैं, वो चीजें भी ग्रो करती हैं। रोजगार भी ग्रो करता है जब टूरिस्ट आते हैं अलग अलग तरीके से। लेकिन अब चूंकि वहां पर ब्रेक लग गया है, कोरोना इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। उससे पहले कुछ अटैक्स हुए श्रीलंका के ऊपर, श्रीलंका के भीतर आतंकवादी हमले, तो लोगों ने एक प्रकार से इस द्वीपीय देश में आने से अपने पैर पीछे खींच लिए, अपने हाथ पीछे खींच लिए। अब हुआ ये कि लोगों ने, जो बाहर के सैलानी थे, वो तो आना, उन्होंने अपनी इच्छा के तहत, अपने अधिकार के तहत इस देश में आने को मना कर दिया। लेकिन उसके कारण हुआ ये कि लोगों के पास जो रोजगार का कोई दूसरा साधन नहीं बच पाया, जिस कारण आज उन तमाम परिवारों की आर्थिक स्थिति नाजुक हो चुकी है। इसके अलावा मैं थोड़ी सी आपको पृष्ठभूमि और बताना चाहूंगा। जब वर्ष 2009 में श्रीलंका अपने उस गृह युद्ध के काल से बाहर आया था, लगभग 26 वर्षों के बाद, तो उसके बाद उसकी जो जीडीपी वृद्धि दर थी वर्ष 2012 तक, वो 8 से 9% की थी। यानी कि अच्छी खासी रेट पर श्रीलंका की इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। लेकिन निर्यात की मंदी, आयात में वृद्धि और एक वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर कमोडिटी के मूल्यों में गिरावट से श्रीलंका की जीडीपी लगातार गिरती चली गई। इसके अलावा श्रीलंका को विवश होना पड़ गया था वर्ष 2009 में ही आईएमएफ से $2.6 बिलियन का ऋण लेने के लिए। फिर एक बार 2016 में, यानी लगभग 7 वर्षों के बाद, श्रीलंका एक बार फिर से आईएमएफ के दरवाजे पर गया और उसने उस समय $1.5 बिलियन के ऋण मांगा था। और आईएमएफ, चूंकि आप जानते हैं कि जब आईएमएफ या कोई भी एजेंसी, अगर कोई भी बैंक अगर आपको लोन देता है, तो फिर वो अपनी शर्तें आप पर लगाता है। और इसका परिणाम ये रहा कि श्रीलंका की जो आर्थिक स्थिति थी, आर्थिक जो सेहत थी, वो और भी ज्यादा नाजुक हो गई। प्लस हाल में जो कुछ झटके मिले श्रीलंका को, जिसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ष
2019 में अप्रैल के महीने में ईस्टर के दौरान बम विस्फोट हुए थे, जिसमें 253 लोग हताहत हुए थे और बहुत बड़ी एक आप कह सकते हैं कि इस देश के टूरिज्म सेक्टर को चोट लगी थी, जिसके कारण जहां एक और रोजगार कम हुआ, साधन कम हुए, तो वही विदेशी मुद्रा भंडार में भी भारी गिरावट हुई। फिर उसी साल जब गोटाबाया राजपक्षे की सत्ता आई, वो सरकार में आए, तो उन्होंने, जैसा कि मैंने कहा कि उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसमें उन्होंने रियायतों का फैसला किया बिना सोचे समझे। उसका भी एक कारण रहा, सिर्फ चुनावी अभियानों में कुछ उस प्रकार के, आप जैसे कह सकते हैं भारत में भी हाल ही में अभी फ्रीबीज के नाम पर जो चीजें घोषणाएं हुई। देखिए, जब आप फ्रीबीज की घोषणाएं करते हैं, चाहे वो मुफ्त बिजली हो, मुफ्त साइकिल हो, मुफ्त लैपटॉप्स हो, मुफ्त सिंचाई हो, तो ये चीजों का पैसा उतना ही रहता है हमेशा से, आप ये बात याद रखिएगा। बस हम कहीं किसी क्षेत्र से कटौती करके उसको फ्री में ले लेते हैं, तो कहीं का पैसा कहीं पर डाइवर्ट हो जाता है। तो इसका परिणाम ये रहता है, देखिए, सरकारें लॉस में नहीं जाती। सरकारें किसी ना किसी तरीके से, अगर आपको फ्रीबीज या कोई पार्टी अगर आपको फ्रीबीज का लुभावना एक अपॉर्चुनिटी देती है, वादा करती है, तो ये बात आप समझ लीजिए कि जब वो सत्ता में आ जाती है तो फिर वो ऐसा नहीं करती कि इकोनॉमी या पैसे के कोई अन्य स्रोत को पैदा करती है, बल्कि वो कहीं से डाइवर्ट कर देती है। और फिर हम लोगों को लगता है कि भाई फ्री में बिजली आ रही है, फ्री में पानी आ रहा है, जबकि इसके जो दूरगामी परिणाम होते हैं वो काफी गंभीर होते हैं। इसके अलावा जो वर्ष 2020 में कोविड-19 की महामारी आई, उसने श्रीलंका के जो कुछ उत्पाद हैं जो ये निर्यात करते हैं, जिसमें चाय है, मसाले हैं, कपड़े हैं, रबर्स हैं, इसके निर्यात को काफी नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा जो राजकोषीय घाटा था वर्ष 2020-21 में सरकार का, वो 10% से अधिक हो गया। ये एक बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं कि एक कारण रहा। इसके अलावा ऋण और जीडीपी का जो अनुपात है, यानी कर्ज और जीडीपी का जो रेशियो है, वो वर्ष 2019 में 94% के स्तर से बढ़कर 21 में, यानी लगभग 2 साल के बाद 119% हो गया। इसके अलावा श्रीलंका में उर्वरक पर प्रतिबंध लगाया गया। वर्ष 2021 में सरकार ने सभी प्रकार के जो उर्वरक आयात होते हैं उस पर प्रतिबंध लगाया था और 100% वाला एक जैविक खेती, एक ऑर्गेनिक खेती वाला एक देश बनाने की घोषणा की गई थी, जो कि एक नुकसान का सबब रहा। माफ कीजिएगा। इसके अलावा जो लगातार श्रीलंका में विदेशी मुद्रा की कमी थी, उसका एक आप आंकड़ा देखिए कि मुद्रास्फीति का जो स्तर था वो वर्तमान में 15% से ज्यादा है और इसके औसतन 17.5% रहने का अनुमान है। और जो गरीब हैं वहां पर, वो और भी ज्यादा बुरी स्थिति में आ गए हैं। तो श्रीलंका के बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश की। अब श्रीलंका के वर्तमान स्थिति में भारत, जो कि एक बड़ा देश है, भारत श्रीलंका का पड़ोसी भी है और हमारी एक आप कह सकते हैं कि नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उसकी सहायता करें। तो हमने सहायता की है। भारत पैसों के द्वारा उनको सहायता कर रहा है, भारत उन तक अनाज पहुंचा रहा है और यह भारत के हित में भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं चीन, जो कि श्रीलंका जैसे इस छोटी सी मछली पर लगातार एक अपनी नापाक नजरें बनाकर रखा है कि कैसे श्रीलंका डूबे और हम उस पर कब्जा करें, उसको कर्ज देकर उसके दबा लें, क्योंकि फिलहाल 10% के आसपास कर्ज में हिस्सेदारी जो श्रीलंका ने ले रखा है विश्व भर से, उसमें 10% की हिस्सेदारी चीन की है। तो चीन की उपस्थिति इस पूरे क्षेत्र में, इसके प्रभाव को कम करने के लिए भारत को कुछ कदम उठाने पड़े और उठाने भी पड़ेंगे। और भारत की पैनी नजर भी इस समय श्रीलंका के पूरे संकट पर इसीलिए बनी हुई है क्योंकि कहीं ना कहीं श्रीलंका ने तो जो करना था वो कर लिया, जो उसको भुगतना था वो कर लिया, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। और कोलंबो के आज इस बुरे हालात में बीजिंग जैसे देश आज उस तक अपनी मदद के नाम पर उसको गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत श्रीलंका के लिए वित्तीय मदद के साथ साथ नीतिगत सलाह और जो भारतीय उद्यमी हैं वो भी वहां पर जो निवेश हैं वो करना चाहिए उनको, लेकिन ये उन पर अपने डिपेंड करता है। मेरा ये सुझाव है कि शायद अगर ये चीज़ें करता है तो भारत एक बड़े भाई का रोल अदा कर सकता है श्रीलंका के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करें तो श्रीलंका की स्थिति जो है काफ़ी नाजुक है
और वाकई में इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो आर्थिक संकट था ये लगभग 2 साल पहले शुरू हुआ था और उस समय श्रीलंका ने अपने विदेशी भंडार का 70% से अधिक हिस्सा समाप्त कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि अब केवल $2 बिलियन का ही विदेशी भंडार वहां पर बचा है, जबकि श्रीलंका पर $7 बिलियन का भारी कर्ज है, जो कि मैंने आपको बताया कि उनके जीडीपी से लगभग उसके बराबर है, उससे थोड़ा सा ज्यादा है। और चीन पर इसकी अत्यधिक निर्भरता, जो कि वहां पर उनके ढांचा की जो बुनियादी परियोजनाएं उसमें निवेश करके उनको गुलाम बनाता है, वो आज इनको डूब गई, इनको आज ले डूबी। तो हर देश को देखना चाहिए, सोचना चाहिए, सीखना चाहिए श्रीलंका से, और वाकई में हर देश को अपने हिस्से, अपनी ज़रूरतें, एटलीस्ट अपनी ज़रूरतें मैन्युफैक्चर करनी चाहिए। अन्यथा श्रीलंका जैसे हालात आज पेरू में भी हैं, श्रीलंका जैसे हालात कई देशों में भी हो सकते हैं। 2012 से लेकर 18 के बीच चीन पर श्रीलंका का विदेशी कर्ज $2.2 अरब से दोगुना होकर $5 अरब हो गया था। चीनी निवेश जो ये होता है, इसके परिणाम स्वरूप निर्माण सामग्री के आयात में भी वृद्धि हुई और श्रीलंका चीन पर इन सामानों के लिए बहुत ज्यादा निर्भर हो गया। और लिहाजा यही हुआ कि श्रीलंका आज वाकई में ऐसी कम रिटर्न वाली परियोजनाओं में चीनी बुनियादी ढांचे के निवेश के दुष्परिणामों से जूझ रहा है। चीन ने तो इसके साथ खेल खेल दिया और ये खेल भी गया। लेकिन दुख होता है लोगों के लिए जो वहां पर सरकार की गलत नीतियां के कारण आज घंटों लाइनों में खड़े होते हैं केरोसिन ऑयल के लिए। खाना कैसे बनाए, कहां से बनाए, पैसा है तो वो फिर एक कागज से ज्यादा कुछ नहीं है उसकी वैल्यू, क्योंकि समान ही नहीं है, समान ही नहीं है। तो उम्मीद करते हैं श्रीलंका के हालात बेहतर हों और श्रीलंका की जो जनता है, क्योंकि कई सारे लोग कैबिनेट ने तो पूरी वहां की इस्तीफा दे दिया, लेकिन राष्ट्रपति और ये सब बरकरार हैं। और एक घोषणा भी, एक भविष्यवाणी भी की गई है कि दरअसल हो सकता है कि वहां पर रक्तपात हो जाए, क्योंकि अगर लोगों को सामान नहीं मिलेगा तो फिर वो लोग खून के प्यासे भी हो सकते हैं इस दुखद स्थिति में, जहां पर बेतहाशा महंगाई का असर है श्रीलंका के ऊपर। तो ये दिन प्रतिदिन एक प्रकार से ये संकट गहरा रहा है और चूंकि कर्ज प्रबंधन में श्रीलंका पूरी तरह से असफल रहा और 2007 से उसने बड़े पैमाने पर कर्ज उठाए, आज ये कारण रहा कि बिना सोचे समझे जो ये नई तरीके की टैक्स की रियायतें दे डाली, कर्ज का प्रबंधन गलत तरीके से किया, आज वहां पर यह स्थिति आ गई कि वहां पर सामान नहीं है। तो ये देश, एक बार फिर से सुन लीजिए कि चीनी, दवाओं, ईंधन, दाल और खाद्यान्न जैसी बेसिक चीजों के लिए भी आयात पर काफी निर्भर करता है। और जब ये किसी दूसरे देश से खरीदेगा तो फिर जाहिर सी बात है कि फॉरेन रिजर्व होना चाहिए, क्योंकि पेमेंट तो उसी करेंसी में होगी और वो इनके पास नहीं है। प्लस टूरिज्म के जो सेक्टर था वो टूट चुका है, उसकी कमर, जो प्रमुख स्रोतों में से एक है इस देश की कमाई के। आज सब कुछ इसी में है और लोगों को सीखने की आवश्यकता है कि कैसे, वाकई में सबको सीखना चाहिए कि इस देश में या इस देश से आप अगर किसी देश की राजनीतिक इच्छा शक्ति कमजोर है या स्वार्थी है तो कैसे वो अपने देश को बेच सकती है। और आप देखिए राष्ट्रपति वहां पर अभी भी बरकरार है। श्रीलंका में सोशल मीडिया पर भी पाबंदी लगाई गई ताकि विरोध ना हो सके। दुख होता है भारत में भी कई सारे ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो कि आईपीएल में इस समय कोचिंग कर रहे हैं। कई सारे आईपीएल के खिलाड़ी आईपीएल में खेल रहे हैं। श्रीलंका के एक्टर एंड एक्ट्रेसेस कई सारी ऐसे हैं जो श्रीलंका की हैं, वो अपने देश के समर्थन के लिए पोस्ट कर रहे हैं, मदद मांग रहे हैं। लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कि यह आर्थिक संकट तो गहरा ही रहा है, इसके साथ साथ जो राजनीतिक संकट भी गहरा रहा है, इस पर वहां पर कुछ ठीक हो। क्योंकि कहा जा रहा है कि महिंदा राजपक्षे की ये जो सरकार है वो अल्पमत में आ चुकी है। कल बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान में भी स्थिति कमोबेश, आर्थिक हालात तो वहां के बदतर हैं ही, श्रीलंका से बदतर नहीं है, लेकिन दोनों पड़ोसी देश जो है हमारे, वो एक प्रकार से एक ही प्रकार की स्थिति में जूझ रहे हैं, गुजर रहे हैं।
श्रीलंका में कर्फ्यू भी लगाया गया है, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि फिलहाल तो समाप्त हो गया है जहां तक मैंने जब इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। और वेबसाइट्स को भी ब्लॉक किया गया है, सोशल मीडिया की, इंटरनेट पर। कई परिवार वहां से भागकर भारत भी पहुंचे हैं। सो लेट्स प्रे फॉर देम एंड होप करते हैं कि भाई श्रीलंका इस अंधेरे में डूबने से बचे और जल्द ही बाहर आए, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र भी अब श्रीलंका में हुई हिंसा पर चिंता जता चुका है और कहीं ये देश अराजकता की तरफ ना बढ़े, यही हम सबको उम्मीद करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, नमस्कार।